हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का थर्ड सेमेस्टर है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस सेमेस्टर से हम काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। लगभग सेल बायोलॉजी को हम खत्म कर चुके हैं। ये सेल बायोलॉजी का लास्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मियोसिस डिवीजन के बारे में। और इससे पहले हमने सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर टॉपिक्स और जितने भी सेल ऑर्गन जो कि आपके एग्जामिनेशन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। और इसके अलावा डीएनए का स्ट्रक्चर, मल्टीप्लिकेशंस या आरएनए के स्ट्रक्चर, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रोमोसोम्स के बारे में, न्यूक्लियोसोम के बारे में, ये सारा टॉपिक्स जो क्रोमोसोम्स का, ये भी हम कवर कर चुके हैं। और अब हम यहाँ पर स्टार्ट करें सेल डिवीजन, जिसके अंदर हमने सेल डिवीजन के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था माइटोसिस डिवीजन के बारे में, ए माइटोसिस डिवीजन के बारे में, सेल साइकिल को हमने डिटेल में स्टडी किया था। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मियोसिस के बारे में, सेल डिवीजन का पार्ट 2 मियोसिस। तो चलिए दोस्तों, मियोसिस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए सेल डिवीजन पार्ट 2, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे मियोसिस डिवीजन को डिटेल में। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था ए माइटोसिस के बारे में, सेल साइकिल के बारे में, माइटोसिस डिवीजन के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे बेसिक पॉइंट बताए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम मियोसिस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बेसिक सी बात यह है कि अगर किसी सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। मैं कह रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक सेल रख दिया और इस सेल के अंदर मैं कह रहा हूँ माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, तो इससे आप तुरंत समझ जाएं, क्योंकि रीज़न यह है कि मैंने कई सारे ऐसे फंजाई के लाइफ साइकिल पढ़ाया है, मैंने कई सारे एल्गी की लाइफ साइकिल को पढ़ाया है, और मैंने वहाँ पर बताया भी है कि यहाँ पर देखो माइटोसिस डिवीजन होगा। तो इससे आप माइटोसिस डिवीजन का नाम सुनते ही आप तुरंत समझ जाएं कि अगर किसी सेल के अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है तो बनने वाली जो न्यू सेल्स हैं उसमें क्या चेंजेस आएगा, मतलब कैसी किस तरह की सेल्स बनेंगी। दूसरा, अगर मैं कहता हूं कि अगर किसी सेल के अंदर ए माइटोसिस डिवीजन होता है तो यहां पर जो नई सेल्स बनेंगी, क्योंकि जो सेल डिवीजन है वो 3 टाइप से होता है बेसिकली। सबसे पहले जनरल बात ये है कि कोई भी सेल डिवीजन अगर डिवाइड होती है वो बेसिकली 3 टाइप से ही डिवाइड हो सकती है, एक माइटोसिस, एक मियोसिस और एक ए माइटोसिस। ए माइटोसिस के बारे में और माइटोसिस के बारे में मैं पार्ट 1 में ऑलरेडी बता चुका हूं। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं मियोसिस डिवीजन के बारे में, और मियोसिस डिवीजन को हम बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे और साथ में नोट्स भी बनाएंगे। रीजन क्या है, कई सारे स्टूडेंट हैं जो कि नोट्स में यहां पर समझ तो लेंगे बहुत अच्छे से, हाँ माइटोसिस ये होता है, एक सेल से 4 सेल्स होती है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, सभी स्टेजेस सभी को अच्छे से याद कर लेते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पेपर में एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं दे पाते। रीजन ये है कि वहां पर पॉइंट वाइज नहीं लिख पाते। अब इसमें क्या जरूरत क्या है आपको, वहां पर पॉइंट टू पॉइंट लिखने की। आप यहां पर माइटोसिस डिवीजन एक्सप्लेन करें 7.5 नंबर या 10 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सप्लेन करें, चाहे आप माइटोसिस करें या मियोसिस करें, आप वहां पर पॉइंट टू पॉइंट लिखें। मतलब यहां पर आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। किस फेज के अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं वही आपको एक्सप्लेन करना है, उससे ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। कई सारे स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं, एक ही लाइन में बार बार रिपीट करते रहेंगे एक ही चीज़ को, एग्जामिनर वहाँ मार्क्स आपके काट लेता है। अगर आप क्या करते हैं, डायग्राम अच्छे से नहीं बनाया है, कहीं पर कुछ डायग्राम में कुछ और एक्सप्लेन किया है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपकी कुछ और है, डायग्राम आपका कुछ और है, तो इस कंडीशन में तब भी आपके मार्क्स कट जाते हैं। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि मतलब जैसे हमने मियोसिस या माइटोसिस को पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है और इसको बेसिक पॉइंट भी समझना है, ठीक है। इसको पढ़ने के साथ साथ नोट्स भी बनाना है और अच्छे से समझना भी है। तो आज का हमारा हेडिंग है मियोसिस डिवीजन। पिछली वीडियो के अंदर मैंने सेल साइकिल को डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपने सेल साइकिल नहीं पढ़ा है तो वो भी आपके लिए ज़रूरी है, चाहे आप मियोसिस पढ़ें या माइटोसिस पढ़ें, आपको सेल साइकिल पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी सेल साइकिल में के अंदर आप देखेंगे, कोई भी सेल जो है जब डिवाइड होती है, क्योंकि उसके अंदर 2 फेजेस हैं। सेल साइकिल को आप ध्यान से देखें तो 2 फेजेस आपको दिखाई देंगे। एक होगा डिविजिबल फेज जिसके अंदर सेल डिवाइड होती है, एक होता है इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर सेल प्रिपेयर होती है डिवाइड होने के लिए, ठीक है। मतलब हमने सेल साइकिल को बेसिकली 2 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। एक है डिविजिबल फेज जिसमें सेल आपकी डिवाइड होती है, और दूसरा है आपका इंटरफेज जिसके अंदर सेल प्रिपेयर होती है डिवाइड होने के लिए। और इंटरफेज को हमने फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। अब मैं G1 फेज के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन करूं, हालांकि मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया हुआ भी है, लेकिन इसके अंदर फटाफट मैं हिंट्स देना चाहूंगा ताकि आप इजीली समझ पाएं। G1 फेज दोस्तों ऐसा फेज है जिसके अंदर डीएनए के, जैसे फॉर एग्जांपल एस फेज है, ये हमारा एस फेज है सेल साइकिल के अंदर। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए के रेप्लिकेशन होने के लिए अब वहाँ पर कई सारे प्रोटीन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत होगी, तो उनका संश्लेषण जो है वो पहले ही G1 फेज़ के अंदर हो जाता है। मतलब एक फेज़
तैयार हो रही है नेक्स्ट फेज में जाने के लिए। G1 फेज तैयार हो रहा है S फेज में जाने के लिए, S फेज तैयार हो रहा है G2 फेज में जाने के लिए, और G2 फेज तैयार होगा डिविजिबल फेज में यानी मियोसिस माइटोसिस के लिए या ए माइटोसिस के लिए। आई होप आपको थोड़ा समझ में आ रहा हो। तो ये जो G1 फेज है इसमें क्या क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल डीएनए, हमें पता है कि भाई नेक्स्ट फेज में S फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ये पॉइंट नोट करके रखना, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट है एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि सेल साइकिल की किस स्टेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो आप एटलीस्ट एक्सप्लेन तो कर पाएंगे, मतलब उसको समझ तो पाएंगे। ठीक है, तो एस फेज में हमें पता चल गया कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो हमें G1 फेज में उसके लिए क्या क्या करना होगा, फॉर एग्जांपल डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम की जरूरत है, लाइगेज है, टोपोआइसोमरेज है, पॉलीमरेज एंजाइम है। इन सभी एंजाइम्स को यहाँ पर संश्लेषण पहले ही हो जाएगा, तभी तो डीएनए का रेप्लिकेशन पॉसिबल है। अब डीएनए का जो कंपोनेंट अगर आप ध्यान से देखें, न्यूक्लियोटाइड की, अगर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को आप ब्रेक करें, हालांकि मैंने डीएनए की स्ट्रक्चर सब कुछ ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए आप इसको समझ पाएंगे। तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है, आपने देखा होगा उसमें 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, जिसके अंदर आपने देखा होगा पेंटोज शुगर है, फॉस्फोरिक एसिड है, नाइट्रोजन बेस है। तो इन सभी नाइट्रोजन बेस का या न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण पहले ही हो जाता है, किसके अंदर, G1 फेज के अंदर। अब S फेज के अंदर काम ही होता है रेप्लिकेशन करना, मतलब डीएनए अपनी कॉपी बनाती है। ठीक है, डीएनए एग्जैक्ट अपने जैसी कॉपी बनाती है। अगर 46 क्रोमोसोम है, अगर किसी सेल के अंदर 46 हैं, तो वो कितने हो जाएंगे, 46 इंटू कितने हो जाएंगे, 92, मतलब 92 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मतलब क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है भाई आगे जाकर के हमें डिवाइड करना है। आपके पास अगर किसी सेल के अंदर सपोज करो माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस में क्या होता है कि सेल आइडेंटिकल बनती है। मतलब सपोज करो अगर किसी सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है, तो जो डॉटर सेल्स है उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम होगा। माइटोसिस की यही सबसे बड़ी पहचान है कि माइटोसिस में सेल आइडेंटिकल बनती है, बिल्कुल सेम बनती है, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, अगर चेंजेस होता है तो हम बोल देते हैं वहां पर कोई ना कोई डिफेक्शन या डिफेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो सोमेटिक सेल्स में के अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है। सोमेटिक सेल्स क्या होता है, जैसे हमारी पूरी बॉडी जो है, हमारा जो पूरा शरीर है वो माइटोसिस डिवीजन ही करता है। हमारे सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, हार्ट है, लीवर है, जितनी भी किडनी है, सभी के सभी अपने जो सेल्स हैं वो उसमें सोमेटिक डिवीजन ही होता है। लेकिन हमारी जो सेक्सुअल सेल्स होती हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती हैं, उनके अंदर होता है मियोसिस डिवीजन। पॉइंट नोट करेंगे, आज का जो मियोसिस डिवीजन है वो कहाँ पर होता है, सेक्सुअल सेल्स के अंदर। ठीक है, जो हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, जैसे स्पर्म्स हो गया, ओवा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें समझने वाली बात यह है कि क्यों होता है आखिर, अगर हम कहें आखिर क्यों ज़रूरी है मियोसिस डिवीज़न होना वहाँ पर, हमारे जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उसके अंदर मियोसिस डिवीज़न हो रहा है, चलो ठीक है, लेकिन क्यों ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हमारी सेल के अंदर, हमारे जो बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अगर माइटोसिस डिवीज़न होता है तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एक ही सेल के अंदर माइटोसिस डिवीज़न हो जाए तो उसके अंदर डीएनए कॉपी, जैसे इंटरफेस के अंदर डीएनए रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेशन के बाद उसमें टोटल क्रोमोसोम्स की जो नंबर है वो 92 हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, आगे डिवाइड हो जाता है 92 को अगर आप फिर दोबारा से हाफ कर दो तो फिर से 46 क्रोमोसोम्स बढ़ जाएंगे। तो मतलब कि कंप्लीट सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स ही होने चाहिए, करेक्ट। अब सपोज करो ये हमने रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर हमने सोचा कि चलो इसमें माइटोसिस डिवीजन करा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम माइटोसिस डिवीजन करा देते हैं तो क्या होगा, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स स्पर्म से मिल जाएगा, 46 क्रोमोसोम्स ओवा से मिल जाएगा। दोस्तों जो नई सेल जो जाइगोट बनेगा, सोचो उसके अंदर कितना क्रोमोसोम होगा, उसके अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या होगी वो 92 होगी। और 92 तो ह्यूमन बीइंग के अंदर कोई भी ऐसा क्रोमोसोम्स होता ही नहीं कि हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो 46 क्रोमोसोम है, तो वहाँ पर 92 हो जाएगा। 92 होने का मतलब ये है कि इस पूरी की पूरी स्पीसीज ही चेंज हो जाएगी, मतलब कुछ अलग ही बन जाएगा। तो ये थोड़ा समझने वाली बात है। इसीलिए हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की जो संख्या है वो आधी हो जाती है। स्पर्म्स के अंदर 23 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, ओवा के अंदर 23 क्रोमोसोम्स जाते हैं, और ये दोनों जैसे ही आपस में मिलेंगे और जो जाइगोट बनेगा उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46, अगेन 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो हर हाल में हमको क्या करना है, 46 क्रोमोसोम ही रखना है। सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है। तो आई होप आपको यहां तक थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। प्यारे दोस्तों,
ऑलरेडी सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको सेल साइकिल देखना है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा मियोसिस के बारे में अच्छे से डिटेल में बता देता हूं। माइटोसिस को ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। ए माइटोसिस के बारे में भी देखो, जो मियोसिस डिवीजन है इसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। अगर मैं इसको बेसिक सी बात आपको बताऊं, थोड़ा सा और भी फिर धीरे धीरे डेप्थ में जाएंगे टॉपिक के, लेकिन यहां पर देखो सबसे पहले, अगर किसी सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन हो रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, एक सेल से कोई मतलब कि डिप्लॉइड सेल से कितने सेल्स बनेंगे, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। मतलब एक सेल से कितनी सेल्स बन रही हैं, 4 सेल्स बन रही हैं, करेक्ट। अब ये जो 4 सेल्स हैं ये 2 स्टेजेस में होती हैं। अब इसलिए हमने क्या किया हुआ है कि मियोसिस डिवीजन को हमने 2 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं, क्योंकि मेन ये जो मियोसिस सेकंड है ना, ये डायरेक्ट ये जस्ट लाइक आपका माइटोसिस के जैसा ही है। मतलब हम इसको ऐसे कहते हैं कि मियोसिस के अंदर माइटोसिस, मतलब ये जो मियोसिस सेकंड है ये जस्ट लाइक माइटोसिस के जैसा है। और डिफरेंशिएशन कहां पर है, वो एक छोटा सा डिफरेंशिएशन है जिसे मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। बट आपको अभी इतना समझना है कि ये जो मियोसिस सेकंड डिवीजन है ये माइटोसिस की तरह ही है। जैसे आपने पिछली वीडियो के अंदर मेरा माइटोसिस का टॉपिक देखा है, जस्ट लाइक वहां पर भी ऐसा ही होता है। हमें मेन समझना है मियोसिस फर्स्ट को अच्छे से। अगर आपको समझना है कि मियोसिस डिवीजन क्या है तो मेन आपका टॉपिक यही है, मियोसिस फर्स्ट। इस पर पूरा फोकस कीजिएगा। हम क्या करते हैं, मियोसिस फर्स्ट को इसको फर्दर हमने 2 भागों में फिर से डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि कोई भी सेल यार डिवाइड होती है तो उसके अंदर आपको पता है न्यूक्लियस है और सेल है। अब मेन सबसे पहले क्या होगा, सेल डिवाइड होगा या न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। क्यों होगा, क्योंकि अब सपोज करो सेल पहले डिवाइड हो जाए, न्यूक्लियस एक ही न्यूक्लियस है और सेल पहले ही डिवाइड हो गया तो एक के अंदर न्यूक्लियस होगा ही नहीं। तो बेसिक सी बात है कि भाई सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा और न्यूक्लियस के डिवीजन को ही हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब डिवीजन, आप ना समझ सकते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो क्या पॉइंट आपका एक जनरल सा पॉइंट आपको मिल गया होगा कि सबसे पहले सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर उसके बाद सेल डिवाइड करता है। क्योंकि अगर पहले सेल डिवाइड कर गया तो एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, और विदाउट न्यूक्लियस कोई भी सेल सर्वाइव नहीं कर पाती है, करेक्ट। तो अब हम बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस। मतलब कैरियोकाइनेसिस किसको कहा जाता है, न्यूक्लियस का डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस को हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब आप सोच रहे होंगे ये फर्स्ट क्यों लगाया, ताकि हम बता सके कि ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। मतलब ये भी प्रोफेज है, ये भी प्रोफेज है, तो डिफरेंशिएशन बताने के लिए हमने यहाँ पर इसको प्रोफेज फर्स्ट बोल दिया है, इसको हमने प्रोफेज सेकंड बोल दिया है, करेक्ट। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कैरियोकाइनेसिस जो है उसको हमने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। प्रो, मेटा, एना, टीलो, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। आप कोई भी ट्रिक्स लगा करके आपको याद करना होगा, सीक्वेंस वाइज ही याद करना होगा। जरूरी नहीं कि आप प्रो के बाद अगर एना लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सीक्वेंस वाइज याद करना है और एग्जाम पेपर में भी इसी तरह से एक्सप्लेन करना है। कई सारे स्टूडेंट मिस्टेक क्या कर देते हैं, प्रोफेज के बाद एनाफेज, एनाफेज के बाद मेटाफेज, इससे एग्जामिनर समझ जाता है कि गड़बड़ हुई यहाँ पर। अब सुनिए आगे दोस्तों, ये जो साइटोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है, तो इसके अंदर जो प्रोफेज है, मियोसिस फर्स्ट के अंदर ये जो प्रोफेज फर्स्ट है ये बड़ी ही लॉन्ग अवस्था होती है, मतलब लॉन्ग टाइम लेता है, इसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि ये इसको फर्दर हमने 5 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस आते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये जो पैकाइटीन है इसको हम पैचिटीन भी कई लोग प्रोनाउंसिएशन में बोल देते हैं, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम पैकाइटीन भी बोल सकते हैं, पैचिटीन भी, जो भी आपको सही लगता हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो प्रोफेज फर्स्ट है इसको हमने क्या किया हुआ है, 5 सब स्टेजेस में, क्योंकि अगर ये स्टेज है तो उसको आप सब स्टेज मान लीजिए, अगर इसको आप डिवीजन मान रहे हैं तो उसको सब डिवीजन मान लीजिए, ठीक है। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, 5 सब स्टेजेस में इसको डिवाइड कर दिया गया है। देखो एग्जामिनेशन पेपर में थोड़ा अगर डीप क्वेश्चन पूछा जाए एमसीक्यूज में या आप क्विज में पूछा जाए तो आपसे पूछ लिया जाता है कि किस अवस्था में मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट के किस सब स्टेज में जो क्रोमोसोम्स है उनकी पेयरिंग होती है, तो वो है जाइगोटीन। क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, पैकाइटीन। दोस्तों क्रॉसिंग ओवर होना क्यों ज़रूरी है, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे क्रॉसिंग ओवर है, अब मैं वहाँ पर कहूँ आपको आगे समझाते हुए कि ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो आप समझेंगे यार क्रॉसिंग ओवर होता क्या है। देखो थोड़ा सा क्रॉसिंग ओवर के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, मतलब एक मदर का है, आप समझ लीजिए कि ये जो है, यहाँ पर ये थोड़ा साइन हमने गलत बना दिया है, इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ।
इसको हमें मेल का साइन बनाना होगा, तो मेल का साइन बनाने के लिए ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये मेल का साइन है और उसके बराबर में फीमेल का साइन है। दोस्तों ये मेल क्रोमोसोम है और वो दूसरे वाला फीमेल क्रोमोसोम है, ठीक है। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट समझने होंगे क्रॉसिंग ओवर के लिए। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? दो होमोलोगस के बीच और दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच। दोस्तों ये क्या है? ये जो आप देख रहे हैं ये क्रोमोसोम है, ये भी क्या है? क्रोमोसोम है। ये जो लंबी सी यहाँ पर गई हुई है इसको हम बोलेंगे क्रोमेटिड, ठीक है। ये मतलब कि इस क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहा है इसमें कितने क्रोमेटिड हैं, तो आप कहेंगे इसमें 2 क्रोमेटिड हैं। इसके अंदर कितने हैं? 2 क्रोमेटिड हैं। तो मतलब यहाँ पर साफ है कि ये जो क्रोमेटिड है ये दोनों के दोनों सेम है, क्योंकि इसमें सेम डीएनए प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। और यहां पर ये जो क्रोमेटिड है और ये जो क्रोमेटिड है ये दोनों क्या कहलाएंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो क्रॉसिंग ओवर कहां पर होता है? दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच। ये जो देख रहे हैं ये क्रॉसिंग ओवर ही हो रहा है, मतलब इसका डीएनए, मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है इससे इसमें आकर के मिल जाता है, मिक्सिंग हो जाती है। और जहां पर मिक्सिंग होती है उसको हम बोलते हैं चियाज़मा या फिर चियाज़माटा। बस अगर आप इतना बात समझ में आ गई है तो आप क्रॉसिंग ओवर को थोड़ा समझ गए, मतलब इतना हिंट जरूर, मतलब खत्म है। बाकी हम क्रॉसिंग ओवर जब हम आगे जेनेटिक्स का पोर्शन कवर करेंगे तो वहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर आपको इतना समझना है कि बस यहाँ पर जहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर मिलाना है यहीं पर हो जाता है क्रॉसिंग ओवर। अब एक और पॉइंट है जो कि मियोसिस डिवीजन को समझाते वक्त कई सारे स्टूडेंट को गड़बड़ हो जाता है। दोस्तों ये क्या है? ये जो नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, ये जहाँ पर मेरी फिंगर है इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम। ये क्या है? ये भी क्रोमोसोम। ये क्या है? ये भी क्रोमोसोम। ये क्या है? ये भी क्रोमोसोम। तो इन सब में डिफ्रेंशिएशन क्या है? आपको पता चलेगा ये चारों के चारों क्रोमोसोम है, तो डिफरेंस कहाँ हुआ? दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्रोमोसोम ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये जो क्रोमोसोम है इसमें कितने क्रोमेटिड है? 1 क्रोमेटिड है। ये कितने हैं? इसमें 2 क्रोमेटिड है। इसमें कितने हैं? 3 क्रोमेटिड है। इसमें कितने हैं? 4 क्रोमेटिड हैं। तो मतलब क्रोमोसोम ये चारों के चारों हैं और एक क्रोमोसोम है, मतलब ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये चारों के चारों अगर क्रोमोसोम कहेगा तो एक ही क्रोमोसोम है। लेकिन इसमें जो है 1 क्रोमेटिड है, इसमें 2 क्रोमेटिड है, इसमें 3 क्रोमेटिड है, इसमें 4 क्रोमेटिड। तो आगे जब मैं मियोसिस डिवीजन कराऊंगा तो वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इससे। अच्छा 2 क्रोमोसोम कैसे कब कहेंगे? जब सेंट्रोमियर, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में एक राउंड स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। अगर 2 सेंट्रोमियर है तो 2 क्रोमोसोम होंगे, मतलब इन दोनों को मैं कह सकता हूं कि ये 2 क्रोमोसोम है, मतलब इन चारों को मैं कह सकता हूं कि 4 क्रोमोसोम है। बट किसी पर्टिकुलर के लिए आप ये नहीं कह सकते कि जो है कि ये, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अगर 4 क्रोमेटिड है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये 4 क्रोमोसोम है। नो, नंबर ऑफ क्रोमेटिड नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इज इक्वल्स टू क्रोमोसोम नंबर। मतलब आप सिर्फ इतना समझना है कि अगर आपको ये समझना है कि क्रोमोसोम का नंबर कैसे डिफाइन करना है तो सेंट्रोमियर के बेस पर जितने सेंट्रोमियर होंगे उतने ही क्रोमोसोम होंगे। आई होप ये भी आपको समझ में आया हो। अब बचा हुआ क्या है? तो हमने प्रोफेज फर्स्ट को बताया, उसके बाद जैसे ही ये डाइकाइनेसिस हो जाता है, डाइकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस की काइनेसिस हो गई वहाँ पर, मतलब न्यूक्लियस जो है डिवाइड कर गया, एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया। अब बचा क्या? सेल डिवीजन बचा है होता है। अब आगे की प्रोफेज, यहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट खत्म होते ही मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट। यहाँ पर अब मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दूंगा, अभी आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। तो ये खत्म होने के बाद डायरेक्टली एंटर करता है सेल मियोसिस सेकेंड में। दोस्तों यही वो पॉइंट है जो कि यहाँ पर माइटोसिस, जो कि मैंने आपको क्या बताया था कि मियोसिस सेकेंड को आप माइटोसिस समझो। यहीं पर एक छोटा सा डिफरेंशिएशन क्या आता है कि जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो सेल इंटरफेज से गुजरती है, और इंटरफेज में आपको पता है कि एक एस सब फेज है, ठीक है, और इस फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। बट जब यहाँ पर ये जो मियोसिस फर्स्ट से 2 सेल्स बनी, अब ये जो दोनों की दोनों सेल्स है ये एंटर करती है मियोसिस सेकेंड के अंदर, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन को हम बोलते हैं दोस्तों, जैसे हमने उसे इंटरफेज के अंदर हमने उसके क्या बोला था, हमने वहां पर कहा था, उसके लिए यूज किया था वर्ड इंटरफेज, ठीक है। वहां पर सेल गुजरी थी इंटरफेज से, और यहां पर ये जो सेल गुजरेगी, ये जो 2 सेल्स बनी हुई हैं, ये जब डाइकाइनेसिस या टीलोफेज फर्स्ट होने के बाद जब ये एंटर करेंगी मियोसिस सेकेंड के अंदर, तो इस घटना को हम बोलेंगे इंटरकाइनेसिस। मतलब यहाँ जो सेल रेस्ट कर रही है उसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, ताकि प्रिपेयर हो सके मियोसिस सेकेंड के लिए, ठीक है। ये जो दोनों सेल्स बनी हैं ये थोड़ा अपना साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है थोड़ा इंक्रीज करेंगी, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, ताकि ये तैयार हो सके मियोसिस सेकेंड
सेकंड के लिए, तब इस घटना को बोलते हैं, मतलब ये जो प्रिपरेशन फेज होता है इसी को हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, करेक्ट। आगे फिर जब मियोसिस सेकंड होगा तो इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस ये दोनों के दोनों स्टेजेस हो जाएंगे। और कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, इसके अंदर फर्दर 4 स्टेजेस आपको दिखाई देंगे, जस्ट लाइक आपने यहाँ पर देखा है। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, और फाइनली टीलोफेज सेकंड के बाद ये जो साइटोकाइनेसिस होने से यहाँ पर 4 सेल्स बन जाएंगी, क्योंकि ये जो एक सेल आपको दिखाई दे रही है ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगी, ये जो सेल है ये 2 में, तो इस तरीके से एक सेल से 4 सेल्स बन जाती हैं। तो ये पूरा खत्म होता है आपका मियोसिस डिवीज़न का ओवरव्यू। अब हम इसको एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम मियोसिस के बारे में जानेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे मियोसिस डिवीज़न को, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मियोसिस फर्स्ट को हम स्टडी करेंगे जिसके अंदर हम कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, फिर मियोसिस सेकंड को कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, और लास्ट में सिग्निफिकेंस भी इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पेपर के लिए, तो वो भी हम लिखवा देंगे। इसको फटाफट नोट करें। चलिए दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए डेफिनेशन ऑफ मियोसिस। अब हम यहाँ पर मियोसिस की डेफिनेशन के साथ साथ इसको अच्छे से समझेंगे, इसकी सभी स्टेजेस को डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि कहाँ पर एमसीक्यूज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ पर एंट्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये जो मियोसिस फर्स्ट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी को अगर आपने डिटेल में स्टडी कर लिया कि कहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है, किस पॉइंट पर, और किस पॉइंट पर कंडेंसेशन होता है, किस पॉइंट पर पेयरिंग होती है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मियोसिस की डेफिनेशन। मियोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। दोस्तों ये एक प्रोसेस है सेल डिवीजन का। अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल पिछली वीडियो के अंदर मैंने माइटोसिस और एमाइटोसिस को कवर किया, तो वो भी क्या थे, वो भी एक सेल डिवीजन का प्रोसेस थे। मतलब वो प्रोसेस जिसके थ्रू एक सेल डिवाइड करके 2 सेल्स में कन्वर्ट हो रही है, तो सीधा सा मतलब है वो सेल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, अब डजंट मैटर कि उसमें मियोसिस हो, माइटोसिस हो, एमाइटोसिस हो, या कोई सेल से एक सेल से 4 सेल्स बने, या कोई सेल से एक सेल से 2 सेल्स बने, डजंट मैटर। लेकिन अगर वो सेल डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब वो एक प्रोसेस है। इसी तरीके से जैसे माइटोसिस एक सेल डिवीजन का प्रोसेस है, एमाइटोसिस एक सेल डिवीजन का प्रोसेस है, उसी तरह से मियोसिस भी एक सेल डिवीजन का प्रोसेस है, बाय विच द क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस। मतलब रिड्यूस का मतलब सीधा सा है कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वो घट रही है, कम हो रही है। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है। तो क्रोमोसोम्स के नंबर में रिडक्शन हो जाता है, क्योंकि कोई सेल जैसे फॉर एग्जांपल मियोसिस होती किन सेल्स के अंदर होती है, डिप्लॉइड सेल्स के अंदर। ठीक है, डिप्लॉइड सेल्स में मियोसिस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रत्येक सेल्स के अंदर जो है 46 क्रोमोसोम्स हैं, वो अगर उसमें मियोसिस डिवीजन आपने करवा दिया तो जो नई दो डॉटर सेल्स बनेंगी उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे। मतलब वहाँ पर क्रोमोसोम्स का नंबर सेम नहीं होगा। ठीक है, मियोसिस एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीज़न है। ठीक है, एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीज़न प्रोसेस है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया माइटोसिस के बारे में, इसमें जो माइटोसिस के थ्रू अगर कोई सेल डिवाइड होती है तो उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो बनने वाली जो 2 डॉटर सेल हैं उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम होगा। मतलब वो जो सेल एकदम एग्जैक्ट सेम कॉपी बनाती है, सेम तरह की स्ट्रक्चर, साइज, सब कुछ। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे मियोसिस के अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो पेरेंट सेल की कंपेरिजन में जो डॉटर सेल्स होगा उसमें हाफ हो जाएगा। बात एकदम क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मियोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच द क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस फ्रॉम द डिप्लॉइड टू द हैप्लॉइड नंबर एंड इट टेक प्लेस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। दोस्तों जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ये सब ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो है मियोसिस की ज़रूरत होती है। वहाँ पर जो सेक्स सेल्स होती हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होता है, उसमें डिप्लॉइड सेल्स में हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब डिप्लॉइड सेल्स को हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट करने के लिए मियोसिस डिवीजन होता है। क्यों, रीज़न क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर अगर आपने सेल को हैप्लॉइड सेल का अगर आपने फ्यूज़न कराया, सपोज करो ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर इस मेल के अंदर जो स्पर्म होता है उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर वहाँ पर मैंने 46 ही रहने दिया, और वहीं पर अगर हम ओवरी की बात करें उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें भी अगर मैंने 46 उसमें भी रहने दिया, तो जब ये दोनों फ्यूज़न करेंगे तो कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? 92, जो कि एक अलग ही स्पीसीज बन जाएगा, अलग ही प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पर। तो हमें यहाँ पर मेंटेन करना है, 46 क्रोमोसोम है तो 46 क्रोमोसोम ही रहने चाहिए। अगर उसमें से एक भी कम हुआ या ज़्यादा हुआ तो एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएंगी। और ऑलरेडी आप जानते हैं कई सारे सिंड्रोम्स हैं, डाउन सिंड्रोम, अलग अलग तरह के, जो कि हम आगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इट टेक प्लेस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेन्स एंड हैप्लॉइड सेक्स सेल्स। इसमें जो हैप्लॉइड सेक्स सेल्स हैं आर प्रोड्यूस, किससे प्रोड्यूस होते हैं? डिप्लॉइड सेल से, और किसके थ्रू? मियोसिस डिवीजन के थ्रू। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अक्यूरेंस, दोस्तों अक्यूरेंस का मतलब होता है प्राप्ति स्थान, मतलब ये आखिर ये जो सेल्स है वो पाई कहाँ, मतलब कि ये जो मियोसिस डिवीजन है किन किन सेल्स में पाई जाती है, किन किन सेल्स में होता है। सो इट इज़ रिपोर्टेड इन डिप्लॉइड जर्म सेल। जितनी भी जो डिप्लॉइड जर्म सेल्स होती हैं, जो सेक्स सेल्स होती हैं, उनके अंदर ये मियोसिस डिवीजन देखा गया। बट एक बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, एक्सेप्शनल केसेस आपको कहीं ना कहीं साइंस के अंदर मिले जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक एक्सेप्शनल केसेस है, ठीक है, लेकिन जनरली आप कह सकते हैं कि डिप्लॉइड सेल्स के अंदर ही जो मियोसिस डिवीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ऑफ टेस्टिस टू फॉर्म मेल गैमेट, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, एंड प्राइमरी oocytes ऑफ ओवरीज टू फॉर्म ए फीमेल गैमेट, जिसको हम बोलते हैं ओवा। करेक्ट। इन एनिमल, ये सब एनिमल की बात हुई। अगर हम प्लांट की बात करें तो पोलन मदर सेल्स, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफाइट्स ऑफ एंथर, एंड मेगा स्पोरोफाइट ऑफ ओव्यूल ऑफ ओवरी ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट टू फॉर्म द हैप्लॉइड स्पोर्स। दोस्तों चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, इन दोनों में अगर क्रोमोसोम्स की संख्या हमें डिप्लॉइड से हैप्लॉइड करेंगे तभी जाकर के जो स्पीसीज है वो मेंटेन होगी। करेक्ट। तभी उसमें जो है अगर ह्यूमन सेल्स है तो 46 क्रोमोसोम बना रहेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं, आप अलग अलग स्पीसीज के अंदर देखेंगे, चूहे के अंदर अलग क्रोमोसोम्स होता है। मैं सभी की बात कर रहा हूँ, आप सिर्फ एक पर्टिकुलर ह्यूमन की बात नहीं कर सकते। सभी के अंदर सेल्स है, सभी के अंदर क्रोमोसोम्स है, तो इसलिए सबका देख करके ही आपको चलना पड़ता है, ठीक है। आगे है डिस्कवरी। दोस्तों डिस्कवरी क्या है? अब यहाँ पर किसने मियोसिस डिवीजन की डिस्कवरी की, किसने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया? सो इट वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द वान बेंडेन 1883। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। और टर्म यूज किसने किया था? मियोसिस सेल डिवीजन नाम किसने लिया? टर्म यूज किसने किया? वाज गिवन बाय द फार्मर एंड मूर। मूर ने और फार्मर ने किया था। ये बात तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ मियोसिस की, भाई ऑलरेडी ओवरव्यू में आपने देखा है कि मियोसिस जो होता है वो मियोसिस दो स्टेजेस हैं इसकी, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, एंड इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की संख्या रिडक्शन उसमें हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, घट रहा है मामला, ठीक है। सो इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। जो मियोसिस फर्स्ट है या मियोसिस सेकंड है, इन दोनों को 2-2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, कैरियोकाइनेसिस सेकंड, साइटोकाइनेसिस सेकंड। अब हम यहाँ पर जो मेन समझने वाली बात है मियोसिस फर्स्ट के अंदर, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमएससी एंट्रेंस है या मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन पेपर है, इन सब में जो है ये जो मियोसिस फर्स्ट वाला पूरा का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है। मियोसिस फर्स्ट के अंदर होता ही क्या है? क्योंकि मियोसिस सेकंड जो है इसमें ये पूरा किसकी तरह है? जैसे कि मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि माइटोसिस की तरह है। माइटोसिस सेल डिवीजन जैसे होता है, सेम मियोसिस सेकंड में भी होता है, ठीक है। लेकिन मियोसिस फर्स्ट को हमें अच्छे से समझना है। और मियोसिस फर्स्ट के अंदर होता क्या है? इसके 2 स्टेजेस हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। तो हम सबसे पहले कौन सा डिस्कस करेंगे? कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। क्यों डिस्कस करेंगे? क्योंकि सबसे पहले आप जानते हैं कि न्यूक्लियस का ही डिवीजन होता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब ही है न्यूक्लियस का डिवीजन। क्योंकि अगर सपोज करो मैं सबसे पहले अगर साइटोकाइनेसिस करा देता हूं तो क्या होगा? वही होगा कि भाई एक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होगा, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, क्योंकि एक ही न्यूक्लियस है और हमें 2 न्यूक्लियस चाहिए, 2 सेल्स के लिए 2 न्यूक्लियस, ताकि पूरी, क्योंकि न्यूक्लियस आपको ऑलरेडी मैं टॉपिक में बताया था कि विदाउट न्यूक्लियस कोई भी सेल सर्वाइव नहीं कर पाती, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियस ही एक दिमाग होता है, माइंड होता है, मतलब एक सेल का, ठीक है। तो न्यूक्लियस का मेन फंक्शन होता है सेल के अंदर। तो अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए हम सबसे पहले क्या कराएंगे? कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन जो होता है वो 4 स्टेजेस में होता है। कौन कौन सी स्टेजेस हैं, उनका नाम क्या क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, प्रोफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, सबसे पहले प्रोफेज के बाद मेटाफेज आएगा, मेटाफेज के बाद एनाफेज आएगा, और एनाफेज के बाद टीलोफेज आएगा, और सबके आगे फर्स्ट आप लगा देंगे, ठीक है। इसको सीक्वेंस वाइज याद करना, ठीक है। प्रोफेज के बाद आप डायरेक्टली एनाफेज नहीं लाना, मेटाफेज है तो मेटाफेज ही रहेगा, ठीक है। सीक्वेंस वाइज अच्छे से याद कर लेना। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोफेज फर्स्ट के बारे में। प्रोफेज फर्स्ट जो होता है लॉन्गर फेज है। रीज़न क्या है? इसको फर्दर 5 सब स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया। इसकी 5 सब स्टेजेस है। कौन कौन सी? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। ये 5 स्टेजेस हैं जिसके थ्रू हमें समझ में आएगा, और इन्हीं 5 स्टेजेस में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पुट आउट किए जाते हैं, तो आप उसको नोट करेंगे, ठीक है।
पहली स्टेज है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन का मतलब क्या होता है? लेप्टोज, अगर आप इस वर्ड्स को स्प्लिट करें, तोड़ें, तो क्या आपको नजर आएगा? लेप्टोज का मतलब होता है थिन नीमा, क्योंकि लेप्टोनीमा भी बोल देते हैं इसको, तो नीमा का मतलब होता है थ्रिएड। दोस्तों इसके अंदर जो क्रोमेटिन है वो थ्रिएड लाइक, बीड्स लाइक स्ट्रक्चर, जैसे किसी माला के अंदर आप मोती पिरो दो, कुछ इस तरह की क्रोमेटिन स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। अच्छा, एक बात और कि भाई इस स्टेज में एंटर करने के लिए अगर आप सेल साइकिल को ऑलरेडी आप जानते हैं, तो जो कि अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो उसमें आपको समझ गए होंगे कि वो सेल जो कि अपना इंटरफेस से गुजर चुकी है, एस फेज में रिप्लिकेशन डीएनए का हो चुका है, मतलब डीएनए का अमाउंट डबल हो चुका है, G2 फेज में कई सारे प्रोटीन्स बन चुके हैं, तो मतलब वो सेल जो कि इंटरफेस मतलब क्रॉस कर जाती है, इंटरफेस हो जाने के बाद ही माइटोसिस या म्योसिस डिवीजन होता है। तो अब यहाँ पर ऐसी सेल जो कि इंटरफेस कंप्लीट कर चुकी है, उसके अंदर जो म्योसिस डिवीजन है वो स्टार्ट हो जाएगा और पहली स्टेज आती है लेप्टोटीन। और लेप्टोटीन में जैसे आपने ये देखा, ये इंटरफेस सेल्स है। अब इसके अंदर ये जो क्रोमोसोम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये थ्रिएड, पतले पतले थ्रिएड के रूप में दिखाई देंगे और इनके अंदर आपको जो है बीड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी। अब इसी के बारे में आपको लिखना होता है एग्जाम पेपर में। आप डायग्राम बना लेंगे लेप्टोटीन का और साथ में आप ये बताएंगे इसमें मेन पॉइंट्स कि भाई इसमें सेंट्रियोल, अगर एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल दिखाई देगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी डिसअपेयर नहीं होती, वो दिखाई देती है, न्यूक्लियोलस भी दिखाई देता है, और डीएनए का जो अमाउंट है उसमें डबल हो जाता है, क्योंकि वो तो एस फेज में ही वहाँ पर इंटरफेज के अंदर ही डबल हो गया था, ठीक है। लेकिन इसमें जो क्रोमेटिन है वो थोड़ा पतला हो दिखाई देता है और इसमें बीड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो इसमें लेप्टोटीन में क्या क्या होता है? अंडरगोज कंडेंसेशन, इसमें थोड़ा कंडेंसेशन होता है, मतलब कि जो थोड़ा सा जो वहाँ पर जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होती है। दूसरा पॉइंट है क्रोमेटिन फाइबर अपीयर बीड्स एंड थ्रिएड लाइक, एकदम थ्रिएड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। और लार्ज इन वॉल्यूम, दोस्तों सेल का वॉल्यूम भी बड़ा होता है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम भी थोड़ा लार्ज हो जाता है। तो ये घटना घटी है, ये पॉइंट्स हैं किसके? लेप्टोटीन के। दूसरा पॉइंट आता है जाइगोटीन। दोस्तों लेप्टोटीन के बाद आता है साइनेप्सिस। इसमें होता है, जाइगोटीन में साइनेप्सिस होता है, पेयरिंग होती है। तो ये पॉइंट्स पूछा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कंडेंसेशन किस में होता है, तो आप कहेंगे लेप्टोटीन स्टेज में। अगर आपसे पूछा जाए कि पेयरिंग कब होती है क्रोमोसोम्स की, तो आप कहेंगे जाइगोटीन स्टेज में, ठीक है। ये एमसीक्यूज की तरह क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। जाइगोटीन में देखिए क्या होगा। जाइगोटीन में मेन पॉइंट्स क्या है कि सबसे पहले इसमें आप सेंट्रियोल दिखाई देगा, इसमें भी यहाँ पर मैंने बनाया नहीं है लेकिन आप लिख लेंगे उसमें मेन पॉइंट में कि सेंट्रियोल अपीयर होता है, न्यूक्लियोलस भी दिखाई देता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी डिसअपियर नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिखाई देती है, ठीक है, अपीयर होती है। इसमें क्रोमोसोम्स जो कि हमारे जो क्रोमेटिन है वो दोस्तों होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब जो होते हैं वो उनकी पेयरिंग हो जाती है, ठीक है। अभी आपको कितने क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं? इसमें जितने भी दिखाई दे रहे हो, लेकिन आपको मानना है कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इसके अंदर हैं, ठीक है। अगर आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन मतलब कि ह्यूमन सेल्स की बात कर रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि 23 हैं। हमने अभी कई सारे ऐसे डायग्राम्स हैं जिसमें आपको सिर्फ इतना दिखाई देगा कि 2 या 3 या 4 या 5, जितना भी वो दिखाई दे सकते हैं या वो वहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं, करते होंगे, लेकिन आपको ये मानना है कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है। बात क्लियर होगी। तो जाइगोटीन किसके लिए फेमस है, किस चीज़ के लिए फेमस है? इसके अंदर जो है होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि बाइवेलेंट हो जाते हैं, उनकी जो है यहाँ पर पेयरिंग होती है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग, उसी पेयरिंग को बोलते हैं साइनेप्सिस। अब एक पॉइंट और क्लियर करना था आपका दोस्तों, जैसे ये हमारे पास क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है, करेक्ट। इस क्रोमोसोम्स में अगर एक क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके ये जो 2 क्रोमेटिड आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर के, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या बोलेंगे दोस्तों? सिस्टर क्रोमेटिड। इसी तरीके से यहाँ पर जो रेड कलर का है इसे भी बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन अगर मैं एक क्रोमेटिड ब्लू कलर का ले लूँ और एक क्रोमेटिड रेड कलर का ले लूँ, तो इन दोनों के बीच अगर यहाँ पर थोड़ा सा पेयरिंग हो जाए, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो प्यारे दोस्तों, यह जो जाइगोटीन स्टेज है यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर मैं ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिन, जो ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, इनके बीच जो है क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होता है। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना कि जाइगोटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता नहीं है, लेकिन स्टार्ट जरूर होता है। फ्यूजन नहीं होता इन दोनों का, इन दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का फ्यूजन भले ही ना हो, लेकिन स्टार्ट जरूर होता है। मतलब कि ये जो आप मेरी उंगली देख रहे हैं, इतना गैप रहता है। फ्यूज कब होगा? जब ये दोनों चिपक जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होता है, फ्यूजन नहीं होता, और क्रोमेटिन जो है वो शॉर्टर हो जाता है, छोटा हो जाता है और थिक हो जाता है, मतलब मोटा हो जाता है। तो बात क्लियर हो गई कि 2 स्टेजेस हमने डिस्कस किया, लेप्टोटीन, जाइगोटीन के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं पैकाइटीन के बारे में। इसको पहले फटाफट नोट कर लीजिए, तो हेडिंग डाल लीजिए पैकाइटीन। अब हम यहाँ पर प्रोफेस फर्स्ट के अंदर पैकाइटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। पैकाइटीन जो होता है, अगर इस वर्ड्स को स्प्लिट करें तो पैकस प्लस नीमा,
या फिर इसको हम पैकाइनीमा भी बोलते हैं। तो नीमा का मतलब थ्रेड और पैकस का मतलब थिक। तो इसका मतलब इसमें जो थ्रेड हैं, जो क्रोमेटिन की थ्रेड्स हैं या क्रोमोसोम्स हैं, वो थोड़ा थिक हो जाती हैं। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल अपनी जगह पे है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अपनी जगह पर है, ठीक है, अभी डिसअपियर नहीं हुआ है। और इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में आप देखेंगे इसके बीच जो है चियाज़्मा का फॉर्मेशन हो चुका है, मतलब क्रॉसिंग ओवर इसमें हो जाता है। तो पैकाइटिन स्टेज में आप क्या देखते हैं कि क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। और इसमें जो है ये जो अपने एंड पर एक इसका जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं एक एंड पर आकर के जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। अटैच होने से वहाँ पर जहाँ पर ये जिस पोजीशन पर ये अटैच होते हैं उसको हम बोलते हैं चियाज़्माटा, ठीक है, जहाँ पर ये ओवरलैप करते हैं। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आप नोट करेंगे, क्या क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, कि इसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है और सेंट्रियोल है, ये डिसअपियर नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे इसके क्रोमोसोम बिकम शॉर्टर एंड थिकर। क्रोमोसोम जो होता है वो शॉर्टर हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और थिकर हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। एंड फर्दर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स का फर्दर कंडेंसेशन होता है इसीलिए, ठीक है। आगे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। पैकाइटिन वो स्टेज है जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होता है, ठीक है, मतलब कि इसमें जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो फ्यूज़ करते हैं। तो इस पॉइंट को हमेशा नोट रखना दोस्तों। इसी के अंदर होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये जो वेरिएशंस होते हैं ना, जैसे माँ बाप हैं और माँ बाप के बाद जो बच्चा होगा वो थोड़ा डिफरेंट होता है, माँ बाप से थोड़ा बेहतर ही बनता है। तो इससे क्या होता है, ये जो आप देखते हैं ये जो वेरिएशन आता है माँ बाप से, जो माँ बाप के क्रोमोसोम्स के आपस में मिलने से, ठीक है, मैटरनल या पैटर्नल जो क्रोमोसोम्स है ये आपस में इनके बीच क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। इनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है इसी क्रॉसिंग की ओवर की वजह से ही हम यहाँ पर हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। अलग अलग एनिमल, अलग अलग चेहरा, ठीक है, हर इंसान का चेहरा लगभग डिफरेंट होता है। तो ये कारण है, यही कारण है वेरिएशंस का, ठीक है। और हम अगर बात करते हैं आगे क्या क्या पॉइंट्स इसमें होता है, तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज जो होता है वो यहीं पर होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना क्रोमोसोम्स, ये रेड कलर, ये ब्लू वाला, तो इसमें देखेंगे इसके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इनके बीच जो जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज हो चुका है, करेक्ट। तो ये घटना घटती है पैकाइटिन में। अब डिप्लोटीन में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पैकाइटिन के बाद अब नेक्स्ट स्टेज है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन का मतलब होता है, डिप्लो मतलब होता है डबल, और नीमा का मतलब होता है थ्रेड। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिप्लोटीन के अंदर मेन घटना क्या घटती है कि जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल पर जाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, वो मूव टू अपोजिट पोल। जैसे कि ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पर जाना स्टार्ट कर देगा। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर जो होता है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डैश डैश करके शो किया हुआ है, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये जो है डिसअपियरिंग इनकी स्टार्ट हो जाती है, और डी साइनेप्सिस भी स्टार्ट हो जाता है। साइनेप्सिस किसे कहा हमने कहा था कि जहाँ पर ये क्रॉसिंग ओवर के थ्रू ये जो जुड़ते हैं उसको बोला जाता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में जुड़ते हैं तो उसको बोला जाता है साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस भी धीरे धीरे डी साइनेप्सिस होता है, मतलब कि साइनेप्सिस खत्म होता है कि लेकिन एक ऐसी जगह होती है, छोटी सी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर ये अटैच रहते हैं, ठीक है। अब भी यहाँ पर ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अटैच हैं। लास्ट में इसमें जो 5 स्टेज है वो है डाइकाइनेसिस। इसके अंदर क्या होगा, डाइकाइनेसिस के अंदर आप क्या देखते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका है, न्यूक्लियोलस भी कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका है, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर सेपरेशन अभी भी नहीं होता, लेकिन सेपरेशन स्टार्ट होना चालू हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर मतलब स्टार्ट हो जाता है। और आगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे डाइकाइनेसिस स्टेज में। तो ये पूरा प्रोफेज फर्स्ट खत्म होता है। अब उसके बाद आता है मेटाफेज फर्स्ट, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट के अंदर हमने प्रोफेज फर्स्ट को अभी तक डिस्कस किया, अब हम देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग था, इसके अंदर 5 स्टेजेस थे। अब हम मेटाफेज फर्स्ट की बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या क्या स्टेज आते हैं दोस्तों। ये एग्जाम पेपर में या कहीं पर भी ये क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कि क्रोमोसोम किस स्टेज के अंदर ज़्यादा अच्छे से विजिबल होते हैं या किस स्टेज में आप बेहतर स्टडी कर सकते हैं, तो वो है मेटाफेज। मेटाफेज वो स्टेज है जहाँ पर क्रोमोसोम्स अच्छे से विजिबल होते हैं, ठीक है, एकदम सेंटर में दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देगा, न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है बेस्ट स्टेज फॉर स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग सही कर लेना क्रोमोसोम्स की। और भी क्या क्या इसमें पॉइंट्स होंगे, क्रोमोसोम्स अरेंज इन सेंटर। यहाँ पर देखेंगे क्रोमोसोम जो है वो सेंटर में अरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वहाँ पर ये अटैच रहते हैं, स्पिंडल फाइबर से जो है अटैच रहते हैं, ठीक है। मियोसिस डिवीज़न के अंदर क्या होता है कि
इसके अंदर जो है जो सेंट्रियोल है वो सेपरेट नहीं होता, जो सेंट्रोमियर होता है क्रोमोसोम्स के बीच वो सेपरेट नहीं होता। सेपरेशन होता है इसमें जो क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स होते हैं, तो उनके सेपरेशंस की वजह से ही इसमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या वो 23 हो जाती है। ठीक है, अगर सपोज करो सेंट्रियोल जो सेंट्रोमियर जो था, जो बीच में क्रोमोसोम्स के बीच में जो सेंट्रोमियर होता है, अगर वो सेपरेट हो जाता तो क्रोमोसोम्स की संख्या 46 ही रहती है उन दोनों सेल्स के अंदर। बट अभी 23 है, क्योंकि इसमें जो उसमें सेंट्रोमियर है वो सेपरेट नहीं होता है। ठीक है, इसमें स्पिंडल फॉर्मेशन भी आपको दिखाई देगा, जो कि एक दूसरे की तरफ पुल करना स्टार्ट कर देते हैं, खींचना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एकदम इसलिए दोनों की तरफ अगर खींचेगा, और सपोज करो ये जो सेंट्रियोल है इस स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से ये इधर खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो इससे क्या होगा, ये दोनों क्रोमोसोम जो है वो, ये जो सारे के सारे जो 23 क्रोमोसोम्स हैं, हालांकि यहाँ पर आपको 4 दिखाई दे रहे होंगे, बट ये टोटल 23 है। ठीक है, 23 पेयरिंग है। तो जब ये जब ये अलग इधर खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो इससे सेंटर में अरेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये सेंटर में अरेंज होने के बाद अब एनाफेज फर्स्ट में जब हम एंट्री करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें अब ये जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर सेंट्रोमियर तो डिवाइड नहीं होता, बट यहाँ पर ये जो क्रोमेटिड्स है वो सेपरेट हो चुके हैं, और ये अपोजिट पोल पर 23 क्रोमोसोम्स एक तरफ अरेंज हो जाते हैं, 23 क्रोमोसोम्स एक तरफ अरेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हैप्लॉइड ही यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। अब तक ये पूरा डिप्लॉइड था, डिप्लॉइड सेल्स था, बट यहाँ पर ये हैप्लॉइड सेल्स होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब इसको आप हैप्लॉइड सेल्स बोलेंगे। तो इसके अंदर आप क्या देखेंगे कि क्रोमोसोम्स सेपरेट स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट पोल, करेक्ट। एंड क्रोमोसोम्स की पेयरिंग जो आप देखेंगे स्प्लिटिंग भी हो जाती है, सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता है। लास्ट में आता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर जो आपने सेपरेशन देख लिया है, इसके चारों तरफ जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग बनना स्टार्ट हो जाएगा, इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। और फिर जितनी भी सेल ऑर्गन्स हैं, क्योंकि यहाँ पर बाकी सेल ऑर्गन जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हालांकि ये भी इसके अंदर सब दोबारा से सेल ऑर्गन जितने भी है वो सब वापस से अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, लेकिन हम मेन घटनाओं पर ही ध्यान देते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, न्यूक्लियोलस वापस आ चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुकी है, और उसके बाद ये दोनों में सेल्स में अब यहाँ पर बचा क्या है, अब बचा है इस सेल्स का जो टीलोफेज फर्स्ट है, अब ये तैयार हो चुका है साइटोकाइनेसिस के लिए। ये पूरा कैरियोकाइनेसिस मियोसिस फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ लिया है। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, मतलब ये जो सेल है उसका डिवीज़न। ठीक है, पूरे मतलब न्यूक्लियस का डिवीज़न हो चुका है। तो क्योंकि ये सारे के सारे स्टेजेस खत्म हो चुके हैं, प्रोफेज, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। अब साइटोकाइनेसिस जब होगा तो इसके बीच में कॉन्स्ट्रिक्शंस, एक फुरो बन जाता है, और कॉन्स्ट्रिक्शंस की वजह से अगर एनिमल सेल है तो अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो सेल है ये कंप्लीटली सेपरेट हो जाएगी और 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और दोनों सेल जो है वो हैप्लॉइड होती हैं, और उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो 23, तो अगर ह्यूमन सेल है तो 23 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मियोसिस फर्स्ट के अंदर हमने क्या देखा कि एक सेल से 2 सेल्स यहाँ पर बन चुका है। अब हम एंट्री करेंगे इन्हीं सेल्स के साथ, ये जो 2 सेल्स हैं, अब यही से सेल जो है इंटरकाइनेसिस के बाद, मतलब अभी थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करेंगी मियोसिस सेकंड के लिए। ठीक है, मियोसिस सेकंड डिवीजन के लिए ये जो है अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर करेंगी, जिसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, और फिर ये दोनों सेल्स एंट्री करेंगी और इन्हीं 2 सेल से 2 और सेल्स बनेंगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मियोसिस के अंदर एक सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। ठीक है, तो अब हम एंट्री करेंगे मियोसिस सेकंड के अंदर। अभी आप इसको फटाफट नोट करें। चलिए दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए मियोसिस सेकंड। ये वीडियो का लास्ट क्लिप है और इसके अंदर हम मियोसिस डिवीज़न को ख़त्म करेंगे सिग्निफिकेंस के साथ। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने मियोसिस फर्स्ट के अंदर डिस्कस किया था कि उसमें एक डिप्लॉइड सेल से 2 हैप्लॉइड सेल्स बन चुका था। ठीक है, अब हम मियोसिस जो सेकंड है, जो 2 सेल्स बनी हुई थी, हैप्लॉइड सेल्स जो बनी हुई थी, वही दोनों की दोनों सेल मियोसिस सेकंड में एंटर करती है आफ्टर इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस होता है उसके अंदर, उन दोनों सेल्स के अंदर, और फिर उसके बाद वे मियोसिस सेकंड के अंदर एंटर करती हैं। मियोसिस सेकंड के अंदर देखो क्या है, द डिवीजन इंक्लूड, इस तरह के डिवीजन के अंदर ऑलमोस्ट ऑल द फेजेस फाउंड इन माइटोसिस, जैसा कि आपने माइटोसिस के अंदर देखा था, सेम वही होता है यहाँ पर भी। ठीक है, तो इसमें प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड स्टेजेस आते हैं इसके अंदर, और फिर फाइनली जो है आप यहाँ से पूरा कंप्लीटली समझ जाएंगे मियोसिस को। ठीक है, कैसे एक सेल से 4 सेल्स बन जाती हैं, एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। तो प्रोफेज फर्स्ट में देखो क्या होता है, सबसे पहले प्रोफेज सेकंड के अंदर
द क्रोमोसोम्स स्प्लिट इनटू क्रोमेटिड्स। दोस्तों जो जो हमारे पास दोनों की दोनों जो सेल्स बनी हुई थी, उन दोनों सेल्स की बात कर रहा हूँ मैं। उन दोनों सेल्स के अंदर ये प्रोफेज सेकंड, उन दोनों सेल्स को प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के वो जो है दो, इस तरीके से ये दोनों के दोनों जो सेल्स बनी, ये दोबारा से जो है दो हैप्लॉइड सेल्स बनाती है। तो इस तरीके से 1 से 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाती हैं। प्रोफेज सेकंड के अंदर जो है सबसे पहले द क्रोमेटिड स्प्लिट इनटू, जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमेटिड में स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है, दोनों हैप्लॉइड सेल्स के अंदर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपने देखा था कि लास्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सारे सेल ऑर्गन बन जाते हैं, बट लास्ट में अब यहाँ पर क्या होगा, प्रोफेज सेकंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से डिसअपियर, न्यूक्लियोलस भी दोबारा से डिसअपियर, जितने भी सेल ऑर्गन्स हैं वो सब डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब स्पिंडल फॉर्मेशन फाइबर भी यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएगा। जो स्पिंडल फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर बनना यहीं से स्टार्ट हो जाता है, प्रोफेज से ही। और मेटाफेज सेकंड के अंदर आपको स्पिंडल फॉर्मेशन आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ये सेंट्रियोल है, दोनों तरफ आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ से मेटाफेज में आपको ये स्पिंडल फाइबर, ये कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर कहलाएंगे क्योंकि ये डायरेक्टली आकर मिल रहा है, और ये डिसकंटिन्यूस कहलाएंगे क्योंकि ये क्रोमोसोम से पहले अटैच है, फिर उसके बाद सेंट्रियोल से मिल रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने क्या देखा, द क्रोमोसोम्स गेट अरेंज्ड इन द इक्वल पोजिशन इन द न्यूली फॉर्म स्पिंडल। मेटाफेज में मैंने आपको क्या कहा कि क्रोमोसोम सेंटर में आ जाते हैं, ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा फेज है, वेरी शॉर्ट फेज। उसके बाद आता है एनाफेज सेकंड। एनाफेज सेकंड बाकी की घटनाएं आप ऑलरेडी माइटोसिस के अंदर जानते ही हैं, वहाँ पर उसकी हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम फटाफट करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा मिनट का बन चुका है। तो एनाफेज सेकंड के अंदर देखो क्या होता है, इसमें यहाँ पर ये जो आप दिखाई दे रहा है सेंट्रोमियर, ये जो है सेंट्रोमियर अलग हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर ये सेंट्रोमियर अलग हो जाएगा, ये सेंट्रोमियर अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से इन दिस फेज द सिस्टर क्रोमोसोम्स ऑफ ईच पेयर स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल। इसमें जो है अलग अलग तरीके से जो है अपोजिट, और यहाँ पर ये जो अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे 2 क्रोमोसोम्स हैं, दोस्तों यहाँ पर हमने 2 क्रोमोसोम्स का एग्जाम्पल लिया है। आप यहाँ पर 1 क्रोमोसोम रखकर के भी आप वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, 4 रखकर भी, 5 रखकर पर, जितनी भी आपकी फैसिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप इसको रख सकते हैं। बट गाइज यहाँ पर टोटल 23 हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, टोटल 23 हैं, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। चूंकि आपने देखा कि हैप्लॉइड है तो 23 यहाँ पर पेयर नहीं बोलेंगे हम, ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स आप बोलेंगे दोनों सेल्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से वो अरेंज होते हैं और फाइनली स्प्लिटिंग हो जाती है सेंट्रोमियर की, और ये उसके बाद टेलोफेज सेकंड के अंदर वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है, न्यूक्लियोलस वापस आ जाता है, और फिर इसमें होता है, यहाँ पर देखेंगे फ्रोज बन जाता है, यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से ये दोनों सेल्स अलग हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए साइटोकाइनेसिस से गुजरना पड़ेगा। तो ये टोटल कैरियोकाइनेसिस जो है दोबारा से, जिसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस सेकंड, क्योंकि मियोसिस सेकंड के अंदर कैरियोकाइनेसिस सेकंड होता है और ये कंप्लीट हो जाता है उसके, क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है कंप्लीट रूप से, और इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन रह गया है जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस सेकंड होने से ये एक सेल से 2 सेल्स बन जाएंगी, और आपको याद है कि हमारे पास 2 सेल्स था, तो 2 सेल्स था तो 2 से 4 बनेगी, ठीक है। तो पहले हमने मियोसिस फर्स्ट के अंदर हमने 1 सेल लिया जिससे कि 2 सेल बना, अब ये मियोसिस सेकंड के अंदर हमने 2 सेल्स लिया जिससे कि 4 हैप्लॉइड सेल्स बना। तो इस तरीके से मियोसिस डिवीजन इसमें जो है ख़त्म हो जाता है। और इसका सिग्निफिकेंस भी आप नोट कर सकते हैं, क्या क्या करता है सिग्निफिकेंस के अंदर। डीएनए द सोल हेरिडिटी मटेरियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमोंग द गैमेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। दोस्तों इसमें जो डीएनए मटेरियल है, कंटेंट है, एकदम इक्वली, मतलब कि अगर 46 क्रोमोसोम्स है ह्यूमंस के अंदर तो 23 एकदम इक्वली जाएगा, ठीक है, इक्वली एकदम डिवाइड करता है मियोसिस के थ्रू। उसके बाद आप देखेंगे मियोसिस फॉर्म ए स्पोर एन, मतलब हैप्लॉइड फ्रॉम द स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड एंड दस मेंटेन द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, N2N एक सीक्वेंस बनाकर रखता है। तो मियोसिस के और भी कई सारे सिग्निफिकेंस है, आप कहीं से भी उसको नोट कर सकते हैं। तो इतना इस वीडियो के अंदर हमने देखा मियोसिस के कंप्लीट स्ट्रक्चर, मतलब प्रोसेस के बारे में और सिग्निफिकेंस के बारे में। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको बीएससी से रिलेटेड या सेल बायोलॉजी से रिलेटेड, जूलॉजी से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक चाहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।